मुझे लगता है भारत के संविधान का सबसे ताकतवर हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के किसी बहुत ही आलीशान एसी कमरे में नहीं इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव है लाछीरामपुर। वहां के एक मिट्टी के घर में रात के समय लालटेन की रोशनी में एक आम नागरिक इसका इस्तेमाल कर रहा था। क्या बात है। बहुत ही पावरफुल विजुअल है ये, है ना? तो आज की इस गहन चर्चा में, या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम यही जानेंगे कि कैसे इस आम नागरिक ने अपनी जमीन की पुरानी खतौनी और मुकदमों की फाइलें वापस पाने के लिए किसी बहुत ही किसी महंगे वकील को नहीं चुना, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार को अपना सबसे धारदार हथियार बनाया। बिल्कुल। और इस एक कदम ने ना पूरे के पूरे तहसील प्रशासन को अपनी कार्य प्रणाली पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये कहानी जितनी जमीनी है उतनी ही रणनीतिक भी है। अक्सर जब हम सूचना के अधिकार या आरटीआई की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बहुत थका हुआ नागरिक जो बस सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। एग्जैक्टली, हम यही सोचते हैं। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का जो केंद्र है शैलेंद्र कुमार सिंह, उनकी कानूनी लड़ाई बिल्कुल अलग है। उन्होंने प्रशासन की उस गहरी और अभेद्य चुप्पी को चुनौती दी जिसे आमतौर पर लोग अपनी किस्मत मानकर बस स्वीकार कर लेते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो सोर्स मटेरियल है, वो साफ दिखाती है कि कैसे सिस्टम के अंदर ही ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनसे प्रशासन को उसी के बुने हुए जाल में घेरा जा सकता है। सही कहा। और सुनने वालों को मैं बता दूं कि इस चर्चा का मिशन सिर्फ एक तहसील के जमीन विवाद को समझना नहीं है। हाँ, हम यहाँ ये गहराई से समझेंगे कि कैसे एक आम नागरिक द्वारा पूछे गए कुछ बहुत ही सटीक, एकदम नपे तुरे सवाल पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि सरकारी सिस्टम के अंधेरे में आरटीआई एक टॉर्च की तरह है। हाँ, ये मुहावरा बहुत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि ये रूपक पूरी तरह सही नहीं है। आरटीआई सिर्फ एक टॉर्च नहीं है, ये असल में एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करता है। जैसे जब कोई गाड़ी खराब होती है तो मैकेनिक एक मशीन लगाकर गाड़ी के कंप्यूटर से ही उसका पूरा एरर लॉग निकाल लेता है ना कि खराबी कहाँ है। अरे वाह, ये डायग्नोस्टिक टूल वाला उदाहरण असल परिस्थिति के बहुत करीब है ना? शैलेंद्र ने ठीक यही किया। उन्होंने सिस्टम से उसी की कमियों का पूरा लॉग मांग लिया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, सिस्टम को चुनौती देने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि वो बीमारी या वो उलझन आखिर थी क्या जिसने शैलेंद्र को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये पूरा मामला दाखिल खारिज से जुड़ा था, जिसे हम अंग्रेजी में लैंड म्यूटेशन कहते हैं। उफ, दाखिल खारिज ग्रामीण भारत या जमीन जायदाद से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए ये शब्द एक डरावने सपने जैसा होता है। हाँ, लोगों की आधी उम्र निकल जाती है इसमें। सही बात है। हम सबने सुना है कि कैसे इस एक प्रक्रिया में लोगों की पीढ़ियां गुजर जाती हैं। इस सिस्टम को हमेशा से एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। शैलेंद्र अपने पिता शिव गोविंद सिंह के नाम पर ये लड़ाई लड़ रहे थे। स्रोत सामग्री में उनके 2 बहुत ही पुराने मामलों का जिक्र है। वाद संख्या मुझे देखने दीजिए। हाँ, T20131561 744 और दूसरा था T20131561 3361। हाँ, एग्जैक्टली यही। ये दोनों मामले दशकों से अधर में लटके हुए थे। कोई प्रोग्रेस ही नहीं। और परेशानी सिर्फ इन मामलों के लटके होने की नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये किसी को पता ही नहीं था कि फैसला होने के बाद दाखिल खारिज की असली प्रक्रिया क्या होगी। इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन से अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, ये सब एक रहस्य बनकर रह गया था, एक ब्लैक बॉक्स की तरह। बिल्कुल। हमारे प्रशासनिक ढांचे में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती है। एक ऐसा डिब्बा जिसके अंदर क्या हो रहा है ये बाहर वाले को कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जब आम लोग ऐसी कानूनी प्रक्रियाओं में उलझते हैं तो वो आमतौर पर कोई जुगाड़ लगाते हैं, है ना? किसी बाबू को पकड़ते हैं या किसी वकील की मदद लेते हैं, कुछ पैसे खिला देते हैं। शैलेंद्र ने ये सीधा रास्ता क्यों नहीं चुना? क्योंकि देखिए, शैलेंद्र ये बहुत अच्छे से समझ गए थे कि जुगाड़ सिस्टम को पालता है, उसे बदलता नहीं है। बहुत खूब, जुगाड़ सिस्टम को पालता है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, 27 फरवरी 2026 को उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम सदर के जो लोक सूचना अधिकारी थे, तहसीलदार विवेकानंद दुबे, उनको एक आरटीआई आवेदन भेजा।
इसका एप्लीकेशन नंबर था DMOS/R/2026/60-110। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऐसा साधारण प्रार्थना पत्र नहीं था जहां बस हाथ जोड़कर ये पूछा गया हो कि भाई साहब मेरा काम कब होगा। लेकिन देखिए, तहसीलदार को तो रोज सैकड़ों आरटीआई मिलते होंगे। अगर कोई सिर्फ अपनी फाइल का स्टेटस पूछे तो वो तो उसे आसानी से टाल सकते हैं। मतलब शैलेंद्र के ड्राफ्ट में ऐसा क्या था जिसने अधिकारियों को टालमटोल करने का मौका ही नहीं दिया? यही वो रणनीति है जिसे हम हथियारबंद अनुपालन कह सकते हैं, या इंग्लिश में कहें तो वेपनाइज्ड कंप्लायंस। मतलब सिस्टम के नियमों को ही हथियार बनाना। शैलेंद्र सिर्फ परिणाम नहीं मांग रहे थे, वे प्रक्रिया पूछ रहे थे। उनके सवाल धारा 34 के तहत दाखिल खारिज की प्रक्रिया के हर एक पहलू का एक संपूर्ण ऑडिट थे। मतलब उन्होंने सीधा ये पूछा कि नियम क्या है? एग्जैक्टली। जब एक नागरिक ये पूछने लगता है कि आपके काम करने का लिखित नियम क्या है, तो अधिकारी के पास टालने की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि नियम तो लिखित में देना ही पड़ेगा। और जब नियम एक बार कागज पर आ गया तो फिर मनमानी खत्म हो जाती है। तो चलिए उन विशिष्ट सवालों पर नजर डालते हैं जो शैलेंद्र ने पूछे थे। उन्होंने सबसे पहले तो वाद संख्या T20-25-15-01-09-235 और T20-15-06-01-09-238 की वर्तमान स्थिति पूछी। उन्होंने अब तक की तारीखों और कार्रवाई की प्रमाणित प्रतियां मांगी। अब देखिए, यहाँ तक तो बात बहुत सामान्य लगती है ना? लेकिन इसके बाद उन्होंने जो पूछा वो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को बेचैन करने के लिए काफी है। बिल्कुल काफी है। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि एसडीएम सदर श्रीमान नरेंद्र कुमार गंगवार के यहाँ कुल कितने केस लंबित हैं, और वो भी हवा में नहीं। उन्होंने बाकायदा धारावार आंकड़े मांगे। इसके साथ ही ये जानकारी भी मांगी कि हफ्ते में कितने दिन कोर्ट लगती है। बाप रे। हाँ, और कब से कब तक सुनवाई होती है, एक दिन में कितनी फाइलें देखी जाती हैं। मतलब पूरा हिसाब मांग लिया। और सबसे मारक सवाल जो मुझे लगा कि पिछले 6 महीने से कितने केस छुए तक नहीं गए हैं। मतलब जब मैंने ये सोर्स मटेरियल में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ जानकारी मांगना नहीं है, ये तो सीधे तौर पे ये पूछना है कि आपने पिछले 6 महीने में कितना काम नहीं किया है, इसका लिखित प्रमाण दीजिए। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। अगर हम इसे गहराई से समझे तो ये एक जाल है, एक ट्रैप है। कैसा जाल? देखिए, अगर लोक सूचना अधिकारी ये जवाब देता है कि 0 फाइलें बिना छुई पड़ी हैं, यानी सब पर काम हो रहा है, तो जाहिर है वो झूठ बोल रहा है और बाद में झूठे आंकड़े देने के जुर्म में बुरी तरह फंस सकता है। हाँ, क्योंकि सबको पता है कि तहसील में फाइलें पेंडिंग रहती ही हैं। बिल्कुल। और अगर वो ये लिखकर देता है कि मान लीजिए 500 फाइलें 6 महीने से छुई तक नहीं गईं, तो वो खुद अपनी और अपने पूरे विभाग की घोर लापरवाही को एक आधिकारिक दस्तावेज पर स्वीकार कर रहा है। ये न्यायपालिका और प्रशासन की कार्यक्षमता का सीधा सीधा हिसाब मांगना है। एक तरह से ये एक आम नागरिक द्वारा किया जा रहा परफॉर्मेंस रिव्यू है। वाह, सिटीजन द्वारा परफॉर्मेंस रिव्यू। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। मतलब ये सब सुनने में बहुत रणनीतिक और स्मार्ट लगता है, लेकिन क्या असल में तहसीलों में बैठे बाबू या अधिकारी इन सवालों से इतना डरते हैं? क्या वो इन लंबे चौड़े सवालों को देखकर सीधा रद्दी की टोकरी में नहीं डाल देते? क्या इस तरह के विस्तृत प्रशासनिक डेटा मांगने से वाकई कोई हलचल पैदा होती है जमीन पर? देखिए, हलचल जरूर होती है, लेकिन उस हलचल का पहला परिणाम अक्सर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, बल्कि एक गहरा सन्नाटा होता है। अच्छा, सन्नाटा। हाँ, जब आप सिस्टम से उसकी कमजोरी का डेटा मांगते हैं तो सबसे पहला बचाव का तरीका होता है चुप हो जाना, इग्नोर करना। और शैलेंद्र के मामले में ठीक यही हुआ। मतलब इतने सटीक और कानून के दायरे में पूछे गए सवालों के बाद भी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। पूरे 30 दिन बीत गए, न कोई फोन आया, न कोई ईमेल और न ही कोई चिट्ठी। लोक सूचना अधिकारी विवेकानंद दुबे की तरफ से मानो कोई आवाज ही नहीं थी। इस चुप्पी को मैं सिस्टम की अदृश्य दीवार कहूंगी। जब आप दीवार से बात करते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती है ना, वो बस आपके सामने खड़ी रहती है और आपको थका देती है। बिल्कुल। ये जो अदृश्य दीवार है ना, ये प्रशासन का एक बहुत पुराना और बहुत आजमाया हुआ हथियार है। लेकिन क्या ये चुप्पी केवल काम के भारी बोझ का नतीजा होती है? मेरा मतलब है, हम सब जानते हैं कि भारत में तहसीलों में कितना काम होता है। फाइलों के सच में पहाड़ होते हैं।
एक तहसीलदार के पास दिन भर में न जाने कितने जमीन के विवाद आते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि सिर्फ समय की कमी के कारण जवाब न दिया गया हो? देखिए, काम का दबाव एक वास्तविकता है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 का एक्ट है, वो एक कानून है, कोई प्रशासनिक सुझाव नहीं है कि मन किया तो मान लिया। सही बात है। जब 30 दिन तक कोई जवाब नहीं आता तो ये सिर्फ समय की कमी या लापरवाही का मामला नहीं रह जाता, ये एक गहरे कानूनी संकट को जन्म देता है। और यही वो बिंदु है जहां शैलेंद्र का मामला एक साधारण जमीन विवाद से उठकर एक संवैधानिक बहस बन जाता है। संवैधानिक बहस मतलब एक आरटीआई का जवाब न मिलना सीधे संविधान से कैसे जुड़ गया? जुड़ता है, बिल्कुल जुड़ता है। देखिए, जब एक नागरिक देश के कानून के दायरे में रहकर किसी सरकारी दफ्तर से जानकारी मांगता है और वहां बैठा जिम्मेदार अधिकारी चुप रहता है, तो ये सिर्फ आरटीआई कानून का उल्लंघन नहीं है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी विधि के समक्ष समता, या कहें कि कानून के सामने सब बराबर हैं, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। एक मिनट। कागजों पर अनुच्छेद 14 की बात करना और कानूनी बहस करना ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत में एक तहसील का बाबू या तहसीलदार संविधान के अनुच्छेदों से कहाँ डरता है? उसे तो सिर्फ अपने बॉस का यानी एसडीएम का डर होता है। तो क्या सिर्फ आरटीआई में संविधान का हवाला देने से कोई जमीनी असर होता है सच में? आपका ये तर्क बिल्कुल व्यावहारिक है। ये सच है कि स्थानीय स्तर पर अधिकारी संविधान की बजाय अपने सीनियर अधिकारियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं या डरते हैं। लेकिन शैलेंद्र की जो रणनीति थी वो यहीं पर तो काम आती है। कैसे? अनुच्छेद 14 का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि जब राज्य या प्रशासन किसी नागरिक से कोई नियम पालन करने को कहता है, चाहे वो टैक्स भरना हो या जमीन के कागजात जमा करना हो, तो नागरिक को एक तय समय में वो करना होता है। हाँ, लेट फीस लगती है वरना। एग्जैक्टली। अगर वो देरी करता है तो उस पर जुर्माना लगता है। लेकिन जब वही नागरिक अधिकारी से 30 दिन में जानकारी मांगता है और अधिकारी बिना किसी दंड के उस कानून को अनदेखा कर देता है, तो इसका मतलब है कि कानून दोनों के लिए समान नहीं है। अधिकारी खुद को कानून से ऊपर मान रहा है। ओह, तो शैलेंद्र ने ये साबित कर दिया कि सिस्टम दोहरे मापदंड अपना रहा है, डबल स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल। और रही बात बाबू के न डरने की, तो शैलेंद्र भी ये जानते थे कि सिर्फ संविधान का नाम लिखने से कोई फाइल नहीं खिसकेगी। इसीलिए उन्होंने इस संवैधानिक उल्लंघन का एक पूरा दस्तावेज तैयार किया, जिसे कानूनी भाषा में हम पेपर ट्रेल कहते हैं। अच्छा, पेपर ट्रेल। हाँ, जब ये मामला किसी उच्च न्यायालय या सूचना आयोग के सामने जाएगा, तो ये पेपर ट्रेल साबित करेगा कि अधिकारी ने जानबूझकर समानता के अधिकार का हनन किया है, और ट्रिब्यूनल या कोर्ट इस चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ये तो एक बहुत ही गहरा नजरिया है। उन्होंने हार नहीं मानी और इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए अपना अगला कदम उठाया। स्रोत सामग्री के अनुसार 4 अप्रैल 2026 को शैलेंद्र ने अपनी प्रथम अपील दायर कर दी। और ये अपील किसे गई? ये अपील सीधे प्रथम अपीली अधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार को भेजी गई, जो कि खुद एसडीएम सदर थे। यानी उसी एसडीएम को शिकायत भेजी गई जिसके अधीन वो तहसीलदार काम करता है, जिसने जवाब नहीं दिया था। और शैलेंद्र ने इस अपील को उनके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया, ताकि ये बहाना न रहे कि भाई कागज रास्ते में कहीं खो गया या हमें तो मिला ही नहीं। बिल्कुल, कोई एस्केप रूट नहीं छोड़ा। हाँ, इस अपील में उन्होंने आरटीआई अधिनियम की धारा 19 सबसेक्शन 1 और उसी अनुच्छेद 14 का विस्तार से हवाला दिया। लेकिन यहाँ एक और धारा का जिक्र है जिसने मेरा ध्यान बहुत खींचा, धारा 7 सबसेक्शन 6। अरे हाँ, धारा 7(6) का इस्तेमाल करना ये साबित करता है कि शैलेंद्र ने कितनी बारीकी से कानून का अध्ययन किया था। इस धारा के पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत दिलचस्प है। श्रोताओं के संदर्भ के लिए बता दूं, इस धारा के तहत ये प्रावधान है कि अगर तय समय सीमा के भीतर सूचना नहीं दी जाती है, तो उसके बाद प्रशासन को वो सारी जानकारी मुफ्त में उपलब्ध करानी होती है। शैलेंद्र ने यही मांग की कि चूंकि देरी हो गई है, इसलिए अब सारी प्रमाणित प्रतियां निःशुल्क और तुरंत दी जाएं। और क्या आप समझती हैं कि मुफ्त जानकारी मांगना केवल 10-20 रुपए बचाने की बात है? शायद नहीं। मुझे लगता है इसके पीछे कोई और कारण है। कोई लीगल एंगल है क्या? लीगल से ज्यादा इसका मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक असर बहुत बड़ा होता है। देखिए, जब किसी विभाग को कोई जानकारी मुफ्त में देनी पड़ती है, तो सरकारी खाते में यह दर्ज होता है कि फलां अधिकारी की देरी के कारण राजकोष को नुकसान हुआ।
मतलब सरकार के पैसे का नुकसान। बिल्कुल। और ये उस अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड यानी उसकी सर्विस बुक में एक नकारात्मक टिप्पणी की तरह, एक नेगेटिव रिमार्क की तरह जुड़ सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी ये कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से सरकार को होने वाला आर्थिक नुकसान कागजों पर दर्ज हो जाए। शैलेंद्र असल में उनके इसी प्रशासनिक दर को कुरेद रहे थे। क्या कमाल की रणनीति है यार। मतलब आप सिस्टम को उसी के नियमों से पूरी तरह बांध रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में मुझे सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही जमीनी और सामाजिक पहलू भी नजर आया। वो क्या? जब शैलेंद्र ये सब कर रहे थे तो उनके आसपास के लोगों का रवैया कैसा था? गांव में लोग उन्हें ताना मारते थे कि सरकारी दफ्तर में सूचना मांगना मतलब सांप को लाठी मारना है। ये मुहावरा उस गहरे खौफ को दर्शाता है जो सदियों से आम जनता के मन में व्यवस्था के प्रति बैठा हुआ है। लोग ये मानकर चलते हैं कि शक्तिशाली लोगों या सिस्टम से पंगा लेना खुद को ही परेशानी में डालना है। सिस्टम वो सांप है जो पलटकर डस लेगा। हाँ, लेकिन शैलेंद्र का इस ताने पर जो जवाब था वो मुझे बहुत बहुत फिलोसॉफिकल लगा, दार्शनिक लगा एकदम। उन्होंने गांव वालों से कहा था कि सांप अगर कानून का रक्षक बन जाए तो लाठी की जरूरत ही क्या। क्या बात है। और जब प्रथम अपीली अधिकारी खुद एसडीएम हो तो उम्मीद जरूर है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि देखिए, ये दिखाता है कि शैलेंद्र कोई विद्रोही नहीं थे जो सिस्टम को नष्ट करना चाहते थे। वो एक ऐसे जागरूक नागरिक थे जिन्हें सिस्टम के आदर्श रूप पर भरोसा था। वो मान रहे थे कि अगर व्यवस्था सही से काम करे, अगर एसडीएम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो किसी लड़ाई या किसी लाठी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सिस्टम के भीतर ही समाधान खोज रहे थे, बाहर नहीं। ये वो सकारात्मकता है जो एक कार्यकर्ता को एक रोजमर्रा की शिकायतकर्ता से अलग करती है। तो इस लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई का अंतिम अर्थ क्या निकलता है? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि आरटीआई केवल एक कागज का फॉर्म नहीं है जिससे आप कोई जानकारी मांगते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो असली राज की तलाश करता है। जब लाछीरामपुर का एक आम आदमी किसी बड़े सरकारी दफ्तर में खड़ा होकर सिर्फ अपना रोना नहीं रोता, बल्कि पूरी तैयारी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का और आरटीआई की धाराओं का सटीक हवाला देता है, तो उस दफ्तर का माहौल बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता होगा। अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति सिर्फ एक पीड़ित नहीं है जिसे आसानी से टरकाया जा सके, बल्कि एक ऐसा नागरिक है जो कानून की भाषा जानता है। और यही आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है, मतलब वो आहा मोमेंट है। शैलेंद्र किसी बाबू के सामने हाथ नहीं जोड़ रहे थे। उन्होंने प्रशासन के नियमों के प्रति उसी के प्यार को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने परिणाम नहीं, प्रक्रिया मांगी। और जब आप एक नौकरशाह से उसके काम करने की लिखित प्रक्रिया मांगते हैं तो वो मनमानी नहीं कर सकता। सही कहा। वो लड़ाई जो रात के समय एक छोटे से कमरे में लालटेन की रोशनी में पुरानी फाइलों को खंगालने से शुरू हुई थी ना, वो आज सिस्टम के उन तमाम अंधेरे कोनों को रोशन कर रही है जहां जवाबदेही की सबसे ज्यादा जरूरत है। शैलेंद्र कुमार सिंह सिर्फ अपनी जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वे पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाने का एक प्रतीक बन गए। बिल्कुल। इस चर्चा को समेटते हुए ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव के दिन जाकर वोट देना नहीं है। असली लोकतंत्र वो है जहां नागरिक हर दिन सरकार और प्रशासन से सवाल पूछें और उन्हें जिम्मेदार ठहराएं। और ये जिम्मेदारी तय करने का अधिकार हमारे संविधान ने हमें बहुत पहले ही दे दिया है। बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति चाहिए। सही कहा। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार हम सबके सामने रखना चाहती हूँ जो शायद इन आधिकारिक दस्तावेजों में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इस पूरी व्यवस्था की जड़ पर सीधा प्रहार करता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य में हमारे आरटीआई कानून में कोई ऐसा डिजिटल मैकेनिज्म जोड़ दिया जाए जहां एक स्वचालित टाइमर सेट हो। स्वचालित टाइमर? इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मतलब है कि जैसे ही किसी आरटीआई आवेदन के 30 दिन पूरे हों और अगर सिस्टम में कोई संतोषजनक जवाब अपलोड नहीं किया गया है तो बिना किसी प्रथम या द्वितीय अपील के, बिना किसी कोर्ट कचहरी की सुनवाई के उस जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से स्वतः ही एक भारी जुर्माना कटना शुरू हो जाए, सीधा उनके बैंक अकाउंट से। बाप रे, ये तो प्रशासनिक ढांचे में भूचाल ला देने वाला विचार है ना? तो सवाल ये है कि क्या इस तरह का कोई कड़ा तकनीकी बदलाव इस प्रशासनिक चुप्पी और अदृश्य दीवार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? कि ऐसे अधिकारी 30 दिन से पहले ही जवाब देने के लिए दौड़ पड़ेंगे?
या फिर हमारी जो चतुर नौकरशाही है वो इस डिजिटल टाइमर से बचने के लिए भी कुछ नए तरह के तकनीकी बहाने और नए लूपहोल्स पैदा कर लेगी? क्या तकनीक वास्तव में, मतलब क्या वो सच में नियत को बदल सकती है? इस गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।